हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हमने कल बायो स्टार्ट की थी, कल बायो का हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और केमिस्ट्री में हम थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का आज बेसिक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो उसमें हम सबसे पहले सिस्टम और सराउंडिंग, ये दो सबसे मेन टर्म्स हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। तो सिस्टम और सराउंडिंग होते क्या क्या हैं उसको हम एक तरीके से समझेंगे, एक डायग्राम व्यू से समझेंगे। जैसे कि ये हमारा यूनिवर्स है, दिस इज़ आवर यूनिवर्स एंड इफ़ वी आर टेकिंग दिस अ सिस्टम, मान लीजिए हम इस वाले एरिया में हम अपनी एक्सपेरिमेंट्स करवा रहे हैं, इस वाले एरिया को हम अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं। तो इसके आसपास का जितना भी एरिया होगा, जो भी एरिया होगा, वो सब क्या होगा हमारा, वो पूरा एरिया हमारा सराउंडिंग एरिया होगा। ठीक है। और सिस्टम और सराउंडिंग हमारी बाउंड्री से डिफ्रेंशिएटेड की जाती हैं। ओके, तो यही होता है सिस्टम और सराउंडिंग। हम इसकी डिफाइन लिख लेते हैं। सिस्टम होता क्या है, तो इट इज़ द प्लेस इन यूनिवर्स which is taken under consideration। अंडर कंसीडरेशन का मतलब हो गया कि हम जिस भी प्लेस पर या फिर कोई भी प्लेट ले रहे हैं या फिर कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, हम किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर अगर हम कोई भी अपनी रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हैं तो उस चीज़ को हम सिस्टम बोलेंगे, और उसके आसपास का जितना भी बचा हुआ एरिया होगा उस सब को हम सराउंडिंग बोलेंगे। तो सराउंडिंग क्या हो गया, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स, रेस्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज़ आवर सराउंडिंग। ओके, तो ये हो गए हमारे सिस्टम और सराउंडिंग। अब मैंने बताया कि जो सिस्टम होता है और जो सराउंडिंग होता है उसको एक बाउंड्री होती है जो डिफ्रेंशिएट करती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सिस्टम एंड सराउंडिंग आर डिफ्रेंशिएटेड बाय बाउंड्रीज। ओके, सो सिस्टम क्या होता है और सराउंडिंग क्या होता है, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। सिस्टम वो होता है ऐसा प्लेस, यूनिवर्स में एक ऐसा प्लेस जिस पर कि हम कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम उसको सिस्टम बोलेंगे। और सराउंडिंग वो होता है सिस्टम को छोड़ के आसपास का जितना भी एरिया है वो सारा हमारा किस में आएगा, सराउंडिंग में आएगा। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो डिफ्रेंशिएट करती है एक बाउंड्री, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे बाउंड्रीज ही बोलेंगे उसको। ओके, मतलब ये हुआ उसका कि सिस्टम और सराउंडिंग जो होते हैं वो एक बाउंड्री के थ्रू डिफ्रेंशिएट होते हैं। अब अगर हम बात करें टाइप्स की, सिस्टम हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। तो वो होते क्या क्या हैं, सबसे पहले हम उनका नेम लिखते हैं। तो एक होता है हमारा ओपन सिस्टम, एक होता है हमारा क्लोज्ड सिस्टम, एंड थर्ड वन इज थर्मल सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम ओपन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। अब जैसे कि हम कुछ भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो जैसे हम इस ग्लास को कंसीडरेशन करते हैं, तो इस ग्लास में पानी है। अब मान लीजिए इस ग्लास में हमने गर्म पानी भर के रख रखा है और अभी खुला है ऊपर से, तो ये वाला जो ग्लास है हम इसमें और पानी भी डाल सकते हैं और ये अपनी एनर्जी को सराउंडिंग के साथ शेयर भी कर रहा है, एक्सचेंज भी कर रहा है। अब अगर हमने इसमें गर्म पानी डाला हुआ होगा तो अगर हम इसको आधे घंटे या 10-15 मिनट के लिए भी रख दें तो इस ग्लास का जो गर्म पानी होगा वो थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा। तो उसकी एनर्जी कहाँ गई, उसकी एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो गई। और अगर हम इसमें पानी और डालना चाहें तो हम इसमें ये भी कर सकते हैं, हम इसमें और पानी भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा एक टाइप का ओपन सिस्टम हुआ। ओके, अब हम ओपन सिस्टम की डिफाइन लिखते हैं। तो ओपन सिस्टम क्या था, अ सिस्टम इन विच we can exchange matter and energy both,
बोथ। ओके, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकते हैं और मैटर भी एक्सचेंज कर सकते हैं। इसका जस्ट एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया टी प्लेस्ड इन अ कप। सिंपल एग्जांपल ये हो गया। अब अगर हम बात करें अपनी क्लोज सिस्टम की तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे हमने एक ग्लास लिया था जिसमें पानी है, तो अब इस ग्लास को अगर हम ऊपर से ढक दें, तो अब अगर हम इस ग्लास को ऊपर से ढक दें तो आप देख सकते हैं कि अब हम इसमें और पानी नहीं डाल सकते। ठीक है, तो अगर हमको इसमें पानी डालना होगा तो हमको ये ओपन करना पड़ेगा। ये ओपन सिस्टम था, अगर हम इसको ढक देंगे तो ये क्लोज सिस्टम हो गया। अब हम इसमें चाहकर भी पानी नहीं डाल सकते, लेकिन हम इसकी जो एनर्जी है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हम गर्म पानी को एक इस वाली ग्लास में रख के इसको ऊपर से ढक कर फिर भी अगर हम इसको आधे घंटे 5-10 मिनट 15 मिनट के लिए रख दें, फिर भी इसका पानी ठंडा हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये फिर भी चाहे ये ऊपर से ढका हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी ये अपनी एनर्जी को शेयर कर रहा है सराउंडिंग के साथ। तो ये एक एग्जांपल हो गया क्लोज सिस्टम का, जिसमें कि हम मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकते लेकिन हम एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं। ओके, तब इसके डिफाइन लिख लेते हैं। अ सिस्टम इन विच वी कैन नॉट चेंज मैटर but can change एनर्जी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लोज सिस्टम। अब हम इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल है हमारा टी प्लेस्ड इन अ कप विथ इट्स लिड। इसके ऊपर अगर लिड ढकी हुई है तो ये एनर्जी तो शेयर करेगी लेकिन हम उसके अंदर टी एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते क्योंकि वो एक क्लोज सिस्टम है। अब अगर हम बात करें अपने थर्मल सिस्टम की तो वो क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने ये थर्मस की बोतल ले रखी है। अब हम इस थर्मस की बोतल में पानी को डाल दें, गर्म पानी को डाल दें और इसको हम ऊपर से बिल्कुल अच्छे तरीके से बंद कर दें, तो हम ना तो इसमें अब मैटर एक्सचेंज कर सकते और ना ही हम इसमें एनर्जी एक्सचेंज कर सकते। इस बोतल में हमारा पानी भी रात तक गर्म रहेगा, शाम तक गर्म रहेगा और हमारा इसमें मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है जिसमें से ना कि एनर्जी शेयर हो रही है और ना ही मैटर शेयर हो रहा है। तो अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं। नाइदर एनर्जी nor matter is exchanged ओके, तो हमने इसके बारे में भी लिख दिया नाइदर एनर्जी नॉर मैटर इज एक्सचेंज्ड। इसका भी हम एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा थर्मल सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम का थर्मस फ्लास्क। ओके, और अगर आप बात करें कि इसमें से भी एनर्जी शेयर हो जाती है कभी कभी जैसे अगर हम पहले दिन का रखा पानी दूसरे दिन देखें तो वो थोड़ा बहुत तो ठंडा हो ही जाता है। तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो पॉसिबल ही नहीं है। दैट जैसे हम बात करते हैं आइडियल किसी भी गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस पॉसिबल नहीं होती, तो परफेक्टली आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। अ वेल स्टॉपर्ड थर्मस फ्लास्क कंटेन सम आइस क्यूब्स। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक थर्मस फ्लास्क में हमने कुछ आइस क्यूब्स रख रखे हैं। वेल स्टॉपर्ड का मतलब होता है अच्छे से बंद किया हुआ थर्मस फ्लास्क। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? क्लोज सिस्टम का, ओपन सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का या नॉन थर्मोडायनेमिक सिस्टम का। तो जैसे हमने पढ़ा है कि थर्मस फ्लास्क में ना ही हम एनर्जी शेयर कर सकते और ना ही मैटर शेयर कर सकते, इसलिए किस चीज़ का एग्जाम्पल होगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का। ओके, तो दिस इज़ द क्वेश्चन। तो अब हमारा सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में पूरी तरीके से अच्छे से कवर अप हो चुका है। सिस्टम और सराउंडिंग होती क्या क्या है अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। अब स्टेट ऑफ अ फंक्शन, स्टेट ऑफ अ फंक्शन को डिफाइन करने के कुछ स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। हम स्टेट ऑफ अ फंक्शन को कुछ वेरिएबल्स के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। वो वेरिएबल्स कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा प्रेशर, दूसरा होता है हमारा वॉल्यूम, तीसरा होता है हमारा टेम्परेचर और चौथा होता है हमारा मोल्स। अगर हमको 3 वेरिएबल्स भी पता है तो हम चौथा वेरिएबल भी निकाल सकते हैं किसी भी स्टेट का। किससे?
by 3 we can find fourth one. We can find fourth one. How? By the formula PV is equals to nRT, as we have taught, as we have studied this. ओके, सो स्टेट ऑफ अ फंक्शन भी क्लियर हो गया. अब इसमें बस यही आपको याद रखना है कि इसमें कुछ स्टेट वेरिएबल्स होते हैं जिसके थ्रू किसी भी एक सराउंडिंग की या सिस्टम की हम स्टेट को पता कर सकते हैं. ओके, और अगर हमको ये 3 गिवन है, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर गिवन है, तो हम उसको पुट करके एन निकाल सकते हैं. आर की वैल्यू तो फिक्स होती है. अभी अगर आपको ये वाली इक्वेशन अगर अच्छे से समझ में नहीं आती है तो अभी हम स्टेट्स ऑफ मैटर वाला चैप्टर भी कवर अप करेंगे. उसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी इस इक्वेशन के बारे में. तो अभी आप इस इक्वेशन को बस याद रख लीजिए. ओके, तो अब नेक्स्ट चलते हैं आगे. अब बात कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं. तो सबसे पहले हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. तो सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो केवल और केवल मैटर पर डिपेंड करती हैं, मतलब एक सिस्टम में किस तरीके का मैटर प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, केवल और केवल मैटर की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड कर रही है. तो फिर हम उन प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम which depends upon matter contained in system. सिस्टम में कितना मैटर है केवल उस पर डिपेंड कर रही हो तो हम उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे. इसमें क्या क्या आ जाता है? मास आ जाता है, इसमें वॉल्यूम आ जाता है, इसमें ऑल एनर्जीज़ आ जाती हैं, जितनी भी टाइप्स की एनर्जीज़ होती हैं वो सब आ जाती हैं. इसमें हमारी एंथैल्पी आ जाती है, इसमें हमारी एंट्रोपी आ जाती है, इसमें हमारा फोर्स आ जाता है, इसमें हमारा एरिया आ जाता है, इसमें हमारा नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाता है. ओके, तो ये हो गई हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़. अब आगे चलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ पे. अब अगर हम बात करें अपनी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की, तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सिस्टम की जो मैटर पर डिपेंड नहीं करती हैं. चाहे सिस्टम में मैटर कैसा भी हो, चाहे सिस्टम में मैटर कितना भी हो, उस पर डिपेंड नहीं करती. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिस्टम which do not depend upon matter contained in system. उन प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं. इसके एग्जाम्पल में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे? हमारा टेम्परेचर आ जाएगा इसमें. ओके, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा इसमें. हमारी जितनी भी ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी, जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो सब आ जाएंगी. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस में. क्या होती हैं मैं वो अभी आपको नाम बता देती हूँ. मोलैरिटी, मोलैलिटी, थोड़ा बहुत आप सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे क्लास 11 के, तो वो मैं अभी स्टार्ट करवाऊँगी आपको. पीएच आ गया इसमें, और ईएमएफ ऑफ सेल आ गया, सरफेस टेंशन आ गई, सरफेस टेंशन, और जितनी भी हमारी एनर्जीज़ होती हैं, ऑल एनर्जीज़ पर मोल, अगर हम उनको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दें तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं. ओके, अब मैं अगर आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए हमको 2 प्रॉपर्टीज़ गिवन है, ए गिवन है और बी गिवन है. ये भी एक्सटेंसिव है और ये भी एक्सटेंसिव है. तो हमारा ए प्लस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा और ए डिवाइडेड बाय बी क्या होगा. तो ये ए प्लस बी तो हमारी एक्सटेंसिव ही होगी, ए प्लस बी हमारी एक्सटेंसिव ही होगी, ए माइनस बी भी हमारी एक्सटेंसिव होगी, और ए क्रॉस बी भी हमारी एक्सटेंसिव होगी. लेकिन हमारी ए अपॉन बी जो होगी वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी. जब भी हम 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करते हैं तो वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है. चाहे उसको प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, वो एक्सटेंसिव ही रहती है, बट डिवाइड करने पर वो इंटेंसिव बन जाती है. अब जैसे अपने इस क्वेश्चन की बात करते हैं. आउट ऑफ इंटरनल एनर्जी, बॉइलिंग पॉइंट एंड पीएच एंड ईएमएफ ऑफ सेल, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर. इन चारों में से हमको ये बताना है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं.
इंटरनल एनर्जी, जैसा कि हमको पता है जितनी भी एनर्जीज आती हैं वो सब किस में आती हैं, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, तो ये तो हमारी इंटेंसिव होगी नहीं। बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव होती है, हमारी पीएच भी इंटेंसिव होती है, और हमारी ईएमएफ ऑफ सेल भी इंटेंसिव होती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ जाएगा, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग दैम इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर, इनमें से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है। मास हमारी एक्सटेंसिव है। अब आती है वॉल्यूम भी हमारी एक्सटेंसिव है। सरफेस टेंशन हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हमारा इसमें क्या आएगा, सरफेस टेंशन, सी ऑप्शन। हम अपनी एंथैल्पी की भी बात कर लेते हैं, एंथैल्पी भी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ में आती है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्टेट फंक्शन। तो अब हम अपने स्टेट फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टेट फंक्शन सबसे पहले होता क्या है, तो स्टेट फंक्शन जो होता है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है केवल कि इनिशियल कहाँ से हमारी स्टार्ट हुई रिएक्शन और कहाँ पे जाके ख़त्म हुई, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे डिफाइन करता है। वो इस चीज़ को नहीं देखता कि वो कहाँ से घूम के आया है, वो पाथ कौन सा ट्रेवल करा है उसने। ओके, तो स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हो गया, दे डिपेंड ओनली अपॉन initial and final stage. It do not depend upon path followed. ओके, तो अब हम इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका आखिर एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल्स आएंगे। तो इसमें पहला एग्जाम्पल आएगा हमारा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमारी किस में आ जाएंगी, स्टेट फंक्शन में आ जाएंगी। ये सब डिपेंड करती हैं, सब किस पर डिपेंड करती हैं, हमारी स्टेट फंक्शन, मतलब फाइनल और इनिशियल केवल और केवल स्टेज पर डिपेंड करती है, पाथ पर डिपेंड नहीं करती। अब अगर हम अपने पाथ फंक्शन की बात करें तो पाथ फंक्शन कौन सा होता है, दे डिपेंड अपॉन पाथ, ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि इसने पाथ कौन सा ट्रेवल किया है। दे डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड। इसमें केवल और केवल दो ही एग्जाम्पल आते हैं, इसमें केवल और केवल दो ही एग्जाम्पल आते हैं, हीट और वर्क डन। ये दो ही एग्जाम्पल आते हैं केवल हमारे पाथ फंक्शन में, और जितनी भी हैं हमारे प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सब किस में आएंगे, हमारे स्टेट फंक्शन में आएंगे। ठीक है, पाथ फंक्शन में केवल दो ही एग्जाम्पल है, हीट और वर्क डन। और अब हम बात कर लेते हैं अपने इस क्वेश्चन की, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टेट फंक्शन नहीं है। इंटरनल एनर्जी, फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और वर्क। हमको पता है पाथ फंक्शन केवल दो होते हैं, हीट और वर्क डन, तो इसमें वर्क नहीं है। ठीक है, तो वर्क हमारा इंटरनल एनर्जी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपने टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस की, कि कौन कौन सी प्रोसेसेस हो रही हैं और वो किस तरीके से क्या रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहले हम आइसोथर्मल प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी होता है वो कांस्टेंट होता है, मीन्स ज़ीरो होता है। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये हमारा ज़ीरो होगा। इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है हमारा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। इसमें दो एग्जांपल्स हमारे आ जाते हैं। अब अगर हम बात कर लें अपनी एडियाबैटिक प्रोसेस की, कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट रिमेन्स कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट रहेगी। ओके, मतलब डेल्टा एच हमारा कांस्टेंट होगा। डेल्टा एच क्या डिनोट करता है, फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट। ठीक है, तो इसमें किस तरीके के एग्जांपल्स आ जाएंगे, इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे बर्स्टिंग ऑफ टायर, एकदम से टायर बर्स्ट होता है तो उसमें किस टाइप की एनर्जी हो रही है, और बर्स्टिंग ऑफ बलून्स, इसमें भी हमारी हीट कांस्टेंट रहती है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसको दो तरीके से देखा जाता है, कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है या फिर एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हो रहा है।
तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। किसी भी अगर गैस का फैलाव हो रहा है तो वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर किसी भी गैस को दबाया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक कंप्रेशन बोलेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन अगर एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो गैस है वो ठंडी हो रही है। गैस विल कूल डाउन, एकदम से फटती है तो उसका मतलब क्या हो रहा है? गैस एकदम से रिलैक्स हुई, मतलब कूल हुई। तो कूल हुई है एकदम से, इसलिए इसमें जो डेल्टा टी होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ओके, नेगेटिव होगा कि इनिशियल ज़्यादा होगा, फाइनल कम होगा। अगर अब हम बात करें अपने कंप्रेशन की, तो अगर इफ़ एडियाबैटिक कंप्रेशन टेक्स प्लेस, इफ़ एडियाबैटिक कंप्रेशन अकर्स, तब क्या हो रहा है? अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है हमारा, तो अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है तो हमारी गैस जो हो रही है इसका मतलब गर्म हो रही है, गैस विल हीट अप। इसका मतलब क्या हुआ? हमारी जो डेल्टा टी है वो पॉजिटिव होगी। तो एडियाबैटिक प्रोसेस तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने आइसोकोरिक प्रोसेस के बारे में। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारा जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है हमारे आइसोकोरिक प्रोसेस में, मतलब डेल्टा वी हमारा जो है वो ज़ीरो होगा। अब अगर हम बात करें अपनी आइसोबैरिक प्रोसेस की, तो आइसोबैरिक में हमारा जो डेल्टा पी होता है वो ज़ीरो होता है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसमें तो आपको बस यही याद रखने की, यही याद रख लेंगे तो काफ़ी होगा। अब बात करते हैं हम अपने साइक्लिक प्रोसेस की। ऐसे प्रोसेस जिसमें इनिशियल और फाइनल जो हमारा पॉइंट होता है वो सेम होता है। प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस में हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा। तो वो हमारा किस तरीके से उसका हमारा ग्राफ बनता है, तो हम उसको बना के देख लेते हैं एक बार। ओके, तो ये मान लीजिए कि हमारा प्रेशर डिनोट कर रहा है और ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है? वॉल्यूम डिनोट कर रहा है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। ये इसकी साइड बन रहा है, ये इसकी साइड बन रहा है और ये इसकी साइड बन रहा है। तो हमारी ये इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन हम सेम ही मान के चलेंगे। जैसे ए से सी तक चला, सी से बी तक चला और बी से ए तक चला, इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारा सेम ही हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया साइक्लिक प्रोसेस। अब अगर हम बात करें इसके स्टेट फंक्शन की, तो इसमें अगर हम अपने चेंज इन स्टेट फंक्शन की बात करें कि इसमें स्टेट फंक्शन का चेंज कितना हुआ, तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन स्टेट फंक्शन हमेशा 0 होता है। अब अगर हम बात करें अपने इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है? तो इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एक्सट्रीमली फास्ट, जो बहुत जल्दी हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। ऐसे प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा जल्दी होते हैं उन प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब अगर हम अपने इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करें, द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम इज टर्म्ड एज, मतलब इसमें ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है? एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट कांस्टेंट रहती है। आप देख ही सकते हैं, ये रहा हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट की बात कर लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। लास्ट प्रोसेस है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लेते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस वो होता है जो बहुत ज़्यादा धीरे होता है। ऐसे प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं और उनके जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सब एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में होते हैं। ओके, तो द प्रोसेस which takes place extremely slow, जो बहुत धीरे हो रहे होते हैं उनको हम रिवर्सिबल प्रोसेस बोलते हैं। और इनमें जितने भी स्टेप्स होते हैं, ऑल स्टेप्स आर इन इक्विलिब्रियम
with each other. Okay, now this is the question of the day for today's lecture, और आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और अगर आपको लेक्चर से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।